आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। सोचो, हाथ पांच सामने लाओ। जय आत्मा, जय परमात्मा, जय जगत। सभी को अनुभव हो रहा
Om Shanti and a very good evening to all of you. हमने कल लास्ट फ्राइडे वर्ब से जुड़े हुए सारे सब टॉपिक्स पूरे किए। जितने भी प्रकार के वर्ब है और उनसे जुड़े जितने भी नियम है वो हमने पिछले दिनों में सीखे और इसके साथ हमारा वर्ब का विषय समाप्त होता है। लेकिन नया विषय शुरू करने से पहले मैं आज की सेशन वर्ब का रिकैप यानी हमने आज तक जो भी सीखा है उसको संक्षिप्त में उसका रिव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और ये सब मैं आपको टेबल्स के जरिए दिखाऊंगा। मैं जानबूझ के नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं आ रहा हूं। आप आपके आंखों से नहीं लेकिन मन से देखिए आज तक हमने वर्ब में क्या क्या सीखा है। मैंने आपको बताया था कि क्रियापद वाक्य का बहुत ही महत्व का हिस्सा होता है और रियल में देखें तो वाक्य की वो आत्मा है, वाक्य की जान है। वो वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। एक्शन वर्ब में कोई क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक वर्ब है, वो क्रियापद की मदद करता है और मॉडल वर्ब तरीका दिखाता है किस तरह से क्रियापद में दर्शाई गई क्रिया होती है। क्रियापद का जो कॉन्जुगेशन होता है इसकी एक मर्यादा होती है और इसलिए क्रियापद के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब का उपयोग करना पड़ता है। जो एक्शन वर्ब होते हैं उसमें एक सब कैटेगरी होती है जिसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो शुरू होती है और बंद होती है, जैसे खाना, पीना, चलना, लिखना, देखना वगैरह। लेकिन ऐसी भी कई क्रिया है, प्रेम करना, धिक्कार करना, पसंद करना, नापसंद करना, जो अविरत चलती रहती है और ऐसे क्रियापद क्रिया से ज्यादा स्थिति या परिस्थिति दिखाते हैं और ऐसी स्थिति को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और इसलिए ऐसे क्रियापद को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन उनको नियम सारे एक्शन वर्ब के ही लागू पड़ते हैं। सिर्फ एक ही बात होती है, उसमें ज्यादातर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट का उपयोग नहीं होता है, तीनों टेंस में नहीं होता है और इसके अलावा इनके कोई अलग नियम नहीं है। जो क्रियापद है उसमें कॉन्जुगेशन की मर्यादा होने की वजह से सिर्फ सिंपल एस्पेक्ट क्रियापद के कॉन्जुगेशन से समाप्त हो जाता है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में आई वॉक बोलते हैं और पास्ट टेंस में आई वॉकड बोलते हैं। फ्यूचर टेंस तो इंग्लिश में है ही नहीं, तो इसी क्रियापद का फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें कॉन्जुगेशन नहीं करना पड़ता है वॉक का, लेकिन हम उसमें विल नाम के मॉडल वर्ब का उपयोग करते हैं। हिंदी में हम वॉक का कॉन्जुगेशन करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, मैं चलूंगा, जो एक ही कॉन्जुगेशन एक ही शब्द से हमारा काम हो जाता है भविष्य काल दिखाने का। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, वॉक का कॉन्जुगेशन नहीं होता। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में भी आई वॉक है, फ्यूचर टेंस में भी आई वॉक है और इसीलिए फ्यूचर टेंस में बीच में विल आता है। सिंपल एस्पेक्ट के अलावा कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में भी क्रियापद की अपनी मर्यादा होती है और इस मर्यादा को दूर करने के लिए सहायक क्रियापद यानी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। ये तीनों के कॉन्जुगेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं। टू बी का उपयोग सिर्फ
कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बनाने में होता है तीनों टेंस में, जिससे आईएनजी जो लगता है वॉकिंग, वो वॉकिंग अपने आप में क्रियापद नहीं है। वॉकिंग वर्तमान कृदंत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में आता है तो वो वाक्य में कोई क्रियापद नहीं होता और इसलिए वो वाक्य अधूरा माना जाता है। तो ये वॉकिंग में जो क्रियापद न होने की कमी है वो दूर करने के लिए हम टू बी नाम का क्रियापद ऐड करते हैं और उसका कॉन्जुगेशन करते हैं हम, जिसमें वर्तमान काल में एम, इज, आर आता है, भूतकाल में वॉज, वेर आता है। भविष्य काल में उसके मुख्य रूप से ही लिखा जाता है, बी लिखा जाता है और कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। आई एम वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई विल बी वॉकिंग। तो इस प्रकार से टू बी का कॉन्जुगेशन अलग अलग पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के लिए कंटिन्यूअस में होता है, क्योंकि वॉकिंग क्रियापद नहीं है, वर्तमान कृदंत क्रियापद नहीं है और बिना क्रियापद वाक्य नहीं बनता। इसी तरह परफेक्ट एस्पेक्ट में भी क्रियापद के कॉन्जुगेशन से काम नहीं बनता है। क्रियापद की ये मर्यादा है और इस मर्यादा को दूर करने के लिए परफेक्ट एस्पेक्ट में टू हैव का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर भी जो भूत कृदंत बनता है ईडी लगाने से, आई वॉकड, ये भूतकाल है जो पास्ट टेंस के सिंपल एस्पेक्ट में आता है। भूत कृदंत का स्पेलिंग सेम है, वॉकड, लेकिन वो हैव के बाद आता है, इसका स्थान बदल जाता है तो उसकी पहचान बदल जाती है और अब वो भूत कृदंत कहलाता है। जिस तरह वर्तमान कृदंत क्रियापद नहीं है, इस तरह भूत कृदंत भी क्रियापद नहीं है और ये कमी दूर करने के लिए उसे टू हैव नाम के सहायक क्रियापद का उपयोग करना पड़ता है। आई हैव वॉकड, आई हैड वॉकड, आई विल हैव वॉकड। जहां तक फ्यूचर टेंस का सवाल है, विल आता ही आता है क्योंकि फ्यूचर टेंस है ही नहीं, और जहां तक फ्यूचर टेंस के अंदर सिंपल एस्पेक्ट का सवाल है तो विल के अलावा और कोई शब्द नहीं आता, जिस तरह वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी नहीं आता है। कंटिन्यूअस में बी आता है और परफेक्ट में हैव आता है। ये कॉन्जुगेशन में हमने ये भी देखा कि एक विचित्र नियम है इंग्लिश में कि जब चार ग्रह की युति होती है तो कई बार ऐसे समय को बड़ा शुभ या कई बार बड़ा अशुभ माना जाता है। मुझे शुभ अशुभ का तो नहीं पता, लेकिन जब चार ग्रह की युति है तो अंग्रेजी में एक विचित्र नियम लागू होता है। जैसे अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, एस्पेक्ट सिंपल है, पर्सन थर्ड पर्सन है जिसे आप हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, मतलब ये चार ग्रह हो गए, प्रेजेंट टेंस, सिंपल एस्पेक्ट, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो सारे क्रियापद के पीछे एस लगता है और हैव का भी हैस हो जाता है। ये बिल्कुल विचित्र नियम है और आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा कि क्रियापद रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। रेगुलर यानी ईडी लगाने से भूतकाल भी बनता है और ईडी लगाने से भूत कृदंत भी बनता है। सारे क्रियापद में वर्तमान कृदंत प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ आईएनजी इंग लगाने से बनता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है। जो इरेगुलर क्रियापद है वो जैसे उनका नाम है, कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि ये इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग मानते हैं। आपको प्रत्येक इरेगुलर क्रियापद के लिए सिर्फ दो ही शब्द सीखने हैं, एक उसका भूतकाल और एक उसका भूत कृदंत, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ये दो शब्द सीखने से, ये दो शब्द कंठस्थ करने से आप किसी भी इरेगुलर क्रियापद का फुल कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। फुल कॉन्जुगेशन मतलब तीनों टेंस और चारों एस्पेक्ट।
हमने आज तक 3 एस्पेक्ट सीखे हैं, तो हम इस वक्त सिर्फ 3 एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो 3 टेंस और 3 एस्पेक्ट 9 वाक्य आप बना सकते हैं अगर इस इर्रेगुलर क्रियापद का आपको भूतकाल मालूम है और भूतपूर्व मालूम है। मैंने जितनी भी आपकी सेशन ली है इसमें पीपीटी फाइल की स्लाइड्स बनाई थी, छोटे छोटे वाक्य बनाए थे, और इन वाक्य को पढ़ने के बजाय मैंने जैसा मेरा तरीका है उस तरीके से आपको सिखाया था कि किस तरह से इंग्लिश में वर्ब के अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लंबे या छोटे वाक्य लिखने के बजाय अगर इसी चीज को एक छोटे से टेबल द्वारा दिखाया जाए तो देखने वाले को, पढ़ने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है क्या नियम है। और इस तरह के टेबल्स मैंने शायद हर सेशन में आपको दिखाए थे और मैं आशा रखता हूं कि आपको वो अच्छे लगे होंगे और काम के होंगे आपके। अब हम रिकैप का पहला टेबल देखते हैं। आप देखेंगे 5 सीरियल नंबर्स है, एक में टाइटल्स है और 2 से लेके 5 तक मैंने 4 प्रकार के क्रियापद रखे हैं। सॉरी, एक में भी क्रियापद का ही नाम है, टाइटल की कोई जरूरत नहीं है। 1 से लेके 5 तक अलग अलग क्रियापद है और मैंने उसके नियम बहुत सिंपल शॉर्ट में रखे हैं ताकि आपको देख के ही पता चल जाए कि हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ाया था। एक्शन, अभी देखिए हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे। एक्शन वर्ब, सीरियल नंबर 1 एक्शन वर्ब, इसके बाजू में रेगुलर, इर्रेगुलर। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, टू वॉक, टू कुक, ये हमने वही लिए थे जो सेशन में लिए थे। इर्रेगुलर, टू कम, टू गो, ये दोनों प्रकार के क्रियापद ट्रांजिटिव यानी सकर्मक हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक हो सकते हैं, या डाइट्रांजिटिव यानी द्विकर्मक हो सकते हैं। जैसे सेंड, भेजना, तो भेजना, कहना, देना, इस प्रकार में 2 चीज आती है। एक तो आपने क्या भेजा और दूसरा किसको भेजा। जब मैं आपको नाउन सिखाऊंगा तो ये भी बताऊंगा किस तरह से, और वाक्य की रचना सिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको किस तरह से दोनों क्रियापद को ढूंढना है। यहाँ पर हमारा ध्यान सिर्फ क्रियापद पे है, इसलिए वो बात मैं इस वक्त नहीं करता हूं। सीरियल नंबर 2 में स्टेटिव वर्ब है, वहां पे भी वही रूल्स लागू पड़ते हैं। स्टेटिव वर्ब में आमतौर पे डाइट्रांजिटिव क्रियापद नहीं आएंगे, इसमें द्विकर्मी क्रियापद नहीं आएंगे, लेकिन दोनों रेगुलर और इरेगुलर हो सकते हैं और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। उसके भी मैंने 2 एग्जाम्पल वहां आपको लिख के दिए हैं। टू लव, टू हेट, ये क्रिया ऑन ऑफ नहीं होती, हमें कोई चीज पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। तीसरा लिंकिंग वर्ब होता है। मैं आपको अगले 2-3 दिन में दिखाऊंगा कि इंग्लिश में एक नियम है कि कर्ता के बगैर कोई भी वाक्य नहीं बनता और क्रियापद के बगैर कोई भी वाक्य नहीं बनता। लेकिन ऐसी कई क्रिया है जहां कर्ता होता ही नहीं है और क्रियापद में क्रिया भी नहीं होती है, तो क्या करें। तो भी वाक्य तो बनाना ही पड़ता है और उसके लिए वही सहायक वर्ब टू बी को लिंकिंग वर्ब बनाकर पेश किया जाता है, वाक्य बनाया जाता है। यह कैसे होता है मैं जब वाक्य रचना पे आऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा। ऑक्सिलियरी वर्ब, जैसे मैंने बताया, ये सहायक वर्ब है। कॉन्जुगेशन की अपनी मर्यादा है, सारे एस्पेक्ट कॉन्जुगेशन से नहीं दिखाए जाते, इसीलिए कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के लिए टू बी का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट एस्पेक्ट के लिए टू हैव का इस्तेमाल होता है, और नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस और प्रश्न बनाने के लिए टू डू का इस्तेमाल होता है। और ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है अगली सेशन में। जो मॉडल वर्ब है वो भी क्रियापद की एक मर्यादा को दूर करते हैं।
जो तरीके को नहीं दिखा सकते, किस तरह से क्रिया होती है वो नहीं दिखा सकते। तो इसलिए मॉडल वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसे हिंदी में रूपात्मक क्रियापद कहते हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दी है और सारे मॉडल वर्ब्स के एक दो एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार आपको सिखा दिया तो आज के बाद मैं वर्ब की कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सारा इन्वर्टेड कॉमा में कचरा मैं वाक्य में डालता जाऊंगा। वाक्य लंबा 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 होता जाएगा। आपको भी शायद क्रॉसिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन वाक्य तो लंबे होंगे ही, क्योंकि मैं फिर ऐसी वाक्य रचना बनाऊंगा कि आगे हमने जितना भी सीखा है वो सबका कोई ना कोई उदाहरण, कोई ना कोई उपयोग आपको करना पड़े, ऐसी परिस्थिति वो वाक्य में खड़ी होगी। तो ये है रिकैप ऑफ वर्ब्स। यहाँ 5 तरह के क्रियापद, रेगुलर, इनरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव, ये आप देख सकते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैंने पिछले 2-3 दिन से आपको क्रियापद का लिस्ट देना भी शुरू कर दिया है और मैं आशा रखता हूँ आप उसको समझने की भी कोशिश करते हो और उसे याद रखने की कोशिश करते हो। पहला स्टेज समझना, दूसरा याद रखना। बिना समझे याद रखोगे जल्दी भूल जाओगे। ये कॉन्जुगेशन का साइकिल है। कोई भी इन्फिनेटिव वर्ब है जो लेफ्ट साइड पे आपको दिखता है वो टू से शुरू होता है। टू वॉक, टू रन, टू ड्रिंक, टू राइट, टू रीड। इसको मूल क्रियापद बोलते हैं। हिंदी में चलना, दौड़ना, खाना, पीना, लिखना, इस तरह से लिखा जाता है। ये इन्फिनेटिव वर्ब अपने मूल स्वरूप में वाक्य में कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहाँ जो हम इस स्टेज पे जो पढ़े इसमें ये वाक्य सही है। आगे जाके मैं ये भी दिखाऊंगा कि इन्फिनेटिव वर्ब का भी वाक्य में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि इन्फिनेटिव वर्ब आप वाक्य में 1 बार या 10 बार इस्तेमाल करो, वो कभी वर्ब नहीं बन सकता। मतलब अगर हम इन्फिनेटिव वर्ब को कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब नहीं है, उनके होने के बावजूद भी वाक्य अधूरा रहेगा और हमें कोई ना कोई वर्ब तो वाक्य में रखना ही पड़ेगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्शन वर्ब भी होता है और इन्फिनेटिव वर्ब भी होता है। ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं। तो हम इन्फिनेटिव वर्ब लेते हैं टू वॉक, उसको चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, और जो 4 चीजों के लिए बदलना पड़ता है वो मैंने एरो के द्वारा राइट साइड पे दिखाया है। आपको टेंस के लिए बदलना पड़ता है। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 4 एस्पेक्ट होते हैं, 3 हमने देख लिए, सिंपल एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट और परफेक्ट एस्पेक्ट। चौथा एस्पेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। ये मिश्रा एस्पेक्ट है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, समझने में थोड़ा कठिन है और आज वो हम पढ़े या ना पढ़े हमारे बीच में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया है। जब हम एक लेवल पे आ जाएंगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिर कॉन्जुगेशन में पर्सन का भी ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और प्लूरलिटी यानी एक वचन है या बहुवचन है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने कहा ये चारों ग्रह साथ में आते हैं तो वॉक का वॉक्स होता है, हैव का हैज होता है, और ये नियम हमें ध्यान रखना है। बड़े बड़े लोग भी ये नियम को नज़रअंदाज करते हैं और जब लंबे लेटर्स या लंबे नोट्स लिखते हैं तो इनसे गलती हो जाती है, एस लगाना भूल जाते हैं। मैंने आपसे और एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जितने भी इंग्लिश शब्द है कंठस्थ कर लो, क्योंकि बार बार मैं हिंदी नहीं बोल सकता। अगर हिंदी ही बोलता रहूंगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी कहो तो सारे शब्द हिंदी में बोलूंगा, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश सीखते हैं तो मेरी भी फर्ज बनती है मैं धीरे धीरे हिंदी शब्द कम करता जाऊं और इंग्लिश शब्द बढ़ाता जाऊं। अब कौन से इंग्लिश शब्द आपको कंठस्थ करने हैं? क्या आपने लिस्ट बनाया है, कोई टेबल बनाया है? अगर नहीं बनाया है
तो मैंने एक प्रयत्न किया है आपके लिए, देखते हैं क्या है। शब्द भंडार को वोकेबुलरी बोलते हैं और मैंने इस चार्ट में आपको 3 चीज दी है। एक इंग्लिश शब्द दिया है, उसका उच्चार भी लिखा है और उसका भाषांतर भी लिखा है। मैं मानता हूं कि इस टेबल की वजह से आपको रेडीमेड लिस्ट मिल जाएगा, रेडीमेड उच्चार मिल जाएगा और रेडीमेड भाषांतर भी मिल जाएगा। ये आपको कंठस्थ करना है। ये सारे शब्द मैंने सेशंस में कवर कर लिए हैं, ये नए नहीं है आपके लिए। और अगर गलती से कोई एक आधा शब्द छूट गया है मुझसे, तो आप इसकी प्रिंट आउट पे पेन से लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे। ये अभी सिर्फ प्रैक्टिस का सवाल है। चाहे आप 10 बार में कंठस्थ कर ले या बार या 15 या 20 बार पढ़ के, लेकिन कंठस्थ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं इन शब्दों का हिंदी शब्द प्रयोग बंद कर दूंगा मैं। ये दूसरा लिस्ट है वोकेबुलरी का, जो हमने पिछले सेशंस में देखे, और ये तीसरा लिस्ट है। तो आप इन 3 लिस्ट को कैसे भी करके कंठस्थ कर ले। आपके टेबल पे, आपके किचन में, आपके फ्रिज पे, जहां इसकी प्रिंट आउट रखनी है रख लीजिए और ऐसी जगह पे रखिए कि आपको वो बार बार दिखाई दे और तभी आपको ये याद रह जाएगा। अब मैं आपके सामने मुखवास पेश करता हूं। मैं एक ऐसा भी दिन आएगा जब मैं आपको मुखवास देना बंद कर दूंगा। इसकी वजह यह है कि हम जब वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो जो नए नए शब्द है, जो नई नई चीज मुझे आपको कहनी है, वो मैं उस वाक्य के अंदर ही डाल दूंगा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आप भी नई नई चीज सीखते रहे। यहाँ सीरियल नंबर 1 और 2 2 अलग प्रकार के शब्द मैंने रखे हैं। फॉर्मल यानी औपचारिक। समझो मैं कोई बड़ी कंपनी में ही नौकरी करता था। जब हम दूसरी कंपनी वाले को मिलने जाते हैं कंपनी के काम से, तो हमारी मीटिंग बड़ी फॉर्मल होती है। वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा सगा नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा पड़ोसी नहीं है। तो हम सिर्फ कंपनी की बात करते हैं, दूसरी माथा पच्ची नहीं करते। तो ऐसे रिलेशन को फॉर्मल बोलते हैं। ऑफिस में हम जो कपड़े पहनते हैं उसको भी फॉर्मल्स बोलते हैं। हम ऑफिस में टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। ऑफिस का अपना ड्रेस होता है, ऑफिस के अपने नियम होते हैं, और इस प्रकार की जो हमारी ड्रेस होती है, इस प्रकार का जो हमारा बिहेवियर होता है, वर्तणुक होती है, तो उसको औपचारिक यानी फॉर्मल बोलते हैं। लेकिन जब हम मित्र को मिलते हैं, सगे संबंधी को मिलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को मिलते हैं, तो हम टी शर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसे इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक। ये 2 काम के शब्द है, बार बार आपको सुनने मिल सकते हैं आगे। इंग्लिश में ऐसे कई शब्द हैं जहां एक ही शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, या उनके बीच में स्पेलिंग में बहुत ही कम अंतर है। ऐसे 3 शब्द मैंने आपको सीरियल नंबर 3, 4 और 5 में रखा है। सीरियल नंबर 3 में है वेर, जो आर का भूतकाल है। ये टू बी का कॉन्जुगेशन है। आई एम, ही इज और दे आर। इसका भूतकाल हो जाएगा आई वॉज, ही वॉज, दे वेर। तो ये वेर जो है वो आर का भूतकाल है, और टू बी नाम का जो इन्फिनेटिव क्रियापद है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रियापद है, उसका कॉन्जुगेशन है। सीरियल नंबर 4 में जो वेर है, इसका मतलब होता है वस्तु। जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि वस्तु ही है ये। जैसे हम वेयर हाउस कहते हैं। आजकल कोई गोडाउन शब्द का उपयोग कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होता है। जहाँ भी बड़े बड़े गोडाउन्स जो थे उसको आज वेयर हाउस बोले जाते हैं,
और आप जो भी चीज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर, पंखा, ये वो सब पहले अहमदाबाद के बाहर या आपके सिटी के बाहर किसी बड़े वेयर हाउस में होलसेल में आती है, और जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं, दुकान होते हैं, उनको डिलीवरी की जाती है और वहां से आपको मिलता है। तो ये है वेयर हाउस। इसलिए कंप्यूटर में भी जो आपका कीबोर्ड है, आपका जो स्क्रीन है, आपका जो सीपीयू है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड है, आप भौतिक है, देख सकते हैं आप उसको। और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है जिसे आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये वेयर शब्द से ही ये दो शब्द आए हैं। और 5 नंबर पे है टू वेयर, यानी पहनना। उसका एग्जाम्पल भी मैंने बाजू में दिया है, वी वेयर लाइट वुलन्स इन विंटर। ये जो 5वां शब्द है टू वेयर, इससे सीरियल नंबर 6 से लेके 10 तक के शब्द आए। जब आप किसी मॉल में जाते हैं या कपड़े की दुकान में, रेडीमेड कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो जब सेल्समैन पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे मुझे पार्टी वेयर चाहिए। फिर आपको वो ऑफिस वाले क्रीम और ग्रे और व्हाइट कलर के शर्ट नहीं दिखाएंगे, ये पार्टी वेयर हो गया। नंबर 7 पे ऑफिस वेयर, आपको ऑफिस में पहन सके ऐसे कपड़े चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे मुझे ऑफिस वेयर लेने, तो आपको वो सेक्शन में ले जाएगा वो। जिस शहर में ठंड बहुत गिरती है वहाँ विंटर वेयर होते हैं, वहाँ लाइट वुलन या हैवी वुलन्स पहनने पड़ते हैं, तो उसको विंटर वेयर कहते हैं। शर्ट भी हाफ स्लीव से फुल स्लीव का हो जाता है। गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ समर वेयर अलग कपड़े होते हैं। और जब आप शाम को किसी को मिलने जाते हैं, छोटी मोटी पार्टी में जाते हैं, वो बड़ी पार्टी नहीं है, पार्टी वेयर 6 नंबर पे है, लेकिन फिर भी आप जब 10 नंबर की बात करूँ तो कहाँ डिनर पे जाते हैं, कहाँ मिलने जाते हैं, कोई गेट टुगेदर है, तो इसको आप इवनिंग वेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस के नाम आए हैं। अब मैं आपको 4 क्रियापद देता हूं मैं। हमने इसके पहले ऊपर वाले सारे क्रियापद देख लिए हैं। आप नीचे की 4 रो में आ जाइए। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे क्रियापद आपको जोड़ी में दूंगा, ताकि आपको याद रखने में, उपयोग करने में और समझने में बहुत आसान हो। पहला शब्द है टू रीड। जहां तक क्रियापद का सवाल है, मैंने बाजू में प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चार भी हिंदी में लिखा है, रीड। टू रीड यानी पढ़ना, मीनिंग भी लिखा है बाजू में। वी आर नहीं लिखा है, मतलब ये इरेगुलर क्रियापद है। जब कुछ नहीं लिखा है तो वो इरेगुलर क्रियापद है। इंग्लिश में बोलते हैं नो न्यूज इज बैड न्यूज, ग्रामर के बारे में। कुछ नहीं लिखा है तो ये इरेगुलर क्रियापद है, टू रीड। इसका पास्ट टेंस भी रीड होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी रीड होता है। स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये दोनों में, पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में, सेम स्पेलिंग, वही स्पेलिंग होने के बावजूद उसका उच्चार बदल जाता है। रीड का रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल का उच्चार एक ही है, रेड रेड। बड़ा अजीब क्रियापद है ये। स्पेलिंग सेम है, लेकिन कॉन्जुगेशन के बाद उसका उच्चार रेड हो जाता है। दूसरा है टू राइट, लिखना, रोट, रिटन। तीसरा है स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन। और चौथा है टू टेल, कहना, टोल्ड, टोल्ड। तो ये 4 क्रियापद है। हम ऐसे ही क्रियापद जो मैंने आज तक दिखा है उसका इस्तेमाल वाक्य बनाने में करेंगे। मैं आपको और एक छोटी खबर देना चाहता हूं। कल से मैं आपको 4-5 हिंदी वाक्य दूंगा। उसमें वही शब्द होंगे जो मैंने आज तक आपको पढ़ाए हैं, कुछ भी नया नहीं होगा। और आपको सिखाने के लिए अगर मैंने कोई भी नया शब्द उसमें रखा है, तो उस शब्द का इंग्लिश भाषांतर भी मैं आपके लिए वहां रख दूंगा, ताकि आपको उसका भाषांतर ढूंढना नहीं पड़े। कल मैं आपको
प्रश्न यानी क्वेश्चन के तौर पे 4-5 वाक्य दूंगा और आपको उसके वाक्य इंग्लिश में बनाना है। मेरी 10-11 साल की जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है सिखाने का, मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश से हिंदी करना बहुत आसान है। आप लोग उम्र में बड़े हो, आपने हर जगह इंग्लिश देखा है, तो आपके लिए भी इंग्लिश से हिंदी करना बहुत आसान है। लेकिन जो कठिन है वो ये है कि आप हिंदी से इंग्लिश करो, और मैं हमेशा आपको हिंदी से इंग्लिश करवाऊंगा और इस तरह सिखाऊंगा। मैंने जो भी हिंदी वाक्य या प्रश्न या कुछ भी लिखा होगा, उसके अंदर एक इशारा होगा शब्द द्वारा कि मैं कौन से टेंस, कौन से काल की बात कर रहा हूं और कौन से आस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। ना मैं उसमें काल लिखूंगा ना आस्पेक्ट लिखूंगा, आपको ढूंढना है। उसमें मुश्किल से 4-5-6 शब्द होंगे, तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द काल दिखाता है और कौन सा शब्द आस्पेक्ट दिखाता है। आपको उस काल और उस आस्पेक्ट के लिए मेरे हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन, भाषांतर इंग्लिश में करना है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, मुश्किल से 8-10 मिनट लगेंगे, लेकिन हर रोज करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। वरना आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप छोड़ देंगे कि नहीं पढ़ना है अभी हमें। तो ये आज तक हमने जितने भी क्रियापद देखे उसका ये लिस्ट है, आप ध्यान से रखो, क्योंकि अभी जब मैं अगला लिस्ट दूंगा तो ऊपर के वाक्य सब चले जाएंगे। मैं हर रोज एक का एक स्लाइड दिखाने से कोई फायदा नहीं, तो वो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं टेलीग्राम में, मैं हो सके वहां तक जवाब देता हूं। अगर फिर से कहता हूं, अगर गलती से कोई कमेंट मेरा देखना रह गया तो प्लीज दोबारा पोस्ट करिए, मैं इसका जवाब जरूर दे दूंगा। इसके अलावा आपको कोई चीज सीखनी है तो आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरियात है, वो टेलीग्राम पे रखिए। अगर ये मेरे स्कोप में आता है, मुझे जो सिखाना है उसके अंदर आता है, तो मैं जरूर आपको वो भी सिखाऊंगा। छोटा जवाब है तो टेलीग्राम में दे दूंगा, नहीं तो मेरी कोई अगली सेशन में उसको इंक्लूड कर लूंगा, शामिल कर लूंगा मैं। तो ध्यान रखिए, आपको 2 स्टेज में आगे बढ़ना है, पहले समझना है और फिर कंठस्थ करना है। काफी दिन हो गए पहले लेक्चर के बाद, और मैं आशा रखता हूं कि वर्ब से जुड़े हुए सारे क्रियापद और सारे शब्द आप समझ गए हैं और अभी सिर्फ कंठस्थ करना बाकी है। तो प्लीज वो भी शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले दिन में मैं आराम से इंग्लिश में बोल सकूं। मुझे हिंदी बोलने में कष्ट होता है, ये मेरी नेचुरल भाषा नहीं है। मैं गुजराती हूँ और गुजराती और इंग्लिश ये 2 ही भाषा ऐसी है जो मैं आराम से बोल सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं भी चाहूँगा कि मैं इंग्लिश पे आ जाऊँ, और आखिरकार ये ट्रेनिंग सेशन ही इंग्लिश का है, तो हमें मुझे इंग्लिश में ही बोलना है और आपको इंग्लिश में सुनना है। और इसके लिए आपको समझना और फिर कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। इसके साथ जाने से पहले और एक बात बता देता हूं कि जिस तरह वाक्य में क्रियापद बहुत महत्व का होता है, इसी तरह वाक्य में कर्ता और कर्म भी बहुत महत्व के होते हैं। और कर्ता और कर्म हमेशा नाउन होते हैं, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो कल से हम ये नाउन के बारे में सीखना शुरू करेंगे, और इस बीच में आपको कुछ ऐसे वाक्य सिखाऊंगा जो क्रिया वाले क्रियापद की व्याख्या में नहीं बैठते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी तरह लिखा जाता है, जो हिंदी से बड़ा अलग है। तो अगर आप हिंदी के प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के इंग्लिश सीखने का प्रयत्न करोगे तो ऐसे वाक्य नहीं बना पाओगे। जैसे बारिश गिरता है, तो गिरने की क्रिया कौन करता है? भगवान करता है, मनुष्य करता है, कहीं नहीं लिखा। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाना वो मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे और नाउन सीखेंगे, और फिर जो आपको वाक्य आएंगे उसमें नाउन और क्रियापद का समन्वय रहेगा। आपका वर्ब का भी रिवीजन होता रहेगा और आप नए नए नाउन भी सीखते जाओगे। और फिर मैं नाउन और क्रियापद से जुड़े हुए कुछ विषय सिखाऊंगा।
नाउन के साथ एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है, उसको सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये थोड़ा समझने में भी मुश्किल है, खास करके इंग्लिश में। हिंदी में भी करीब करीब वही नियम है, लेकिन हिंदी आपकी मातृभाषा है तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और नाम के साथ विशेषण जुड़ा हुआ होता है, एडजेक्टिव, वो भी सिखाऊंगा। और क्रियापद के साथ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जुड़ा है, वो भी सिखाऊंगा। इससे हम बहुत ही अच्छे रिच सेंटेंस वाक्य बना सकेंगे और हम इस दिशा में जरूर जाएंगे। आपका सहयोग चाहिए। आप हर रोज 4-4, 5-5 छोटा छोटा जो एक्सरसाइज देता हूँ कल से, वो लिखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरा अनुभव है और मुझे विश्वास है आप इंग्लिश आराम से लिख सकोगे, आराम से बोल सकोगे। मैं कभी भी आपका होमवर्क चेक नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि बोलते रहना, नहीं तो आपकी जीभ को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी और आप नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ आज की सेशन में यहाँ बंद करता हूँ। कल वाक्य और नाउन से शुरू करेंगे। ओम शांति and see you tomorrow evening once again. Thank you very much.